हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। उसका इसी साल में आईपीओ आया था और वो इस साल का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी था। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार अगर आपको याद दिला दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है डेली स्टॉक। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो आप इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको मार्केट से रिलेटेड रोज की जो डेली अपडेट्स होती है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आप हमारी जो टीम है उससे भी बात कर सकते हो। अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी। जैसे कि इसका नाम ये बता रहा है कि कंपनी कार्ड से रिलेटेड काम करती है, लेकिन ये जो मेन इनका जो काम है वो है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। मतलब लोगों को क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवाना और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो कंपनी की मेन अर्निंग होती है। और उसकी मार्केटिंग करके भी कंपनी को थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अभी हमने ये जाना है कि कंपनी काम क्या करती है। लेकिन अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। 75,000 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो खासा बड़ा स्टॉक है ये। लेकिन अगर हम पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो 67.27 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 28.71 है। अब इसका मेन रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री के जो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर देखोगे, एसबीआई कार्ड के अलावा कोई भी इसका कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है। तो मार्केट में शेयर्स कम है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के, तो उनका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगा। तो उसी के चलते जो इंडस्ट्री का पीई है वो एसबीआई कार्ड के पीई रेशियो से बहुत कम है। लेकिन जब कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट में तब उनका पीई रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक अकेला शेयर मार्केट के अंदर इसकी एक मोनोपोली है। लेकिन एक एग्जिस्टिंग मार्केट में इसकी मोनोपोली है या नहीं, हमको ये देखना है। अब इसकी शेयर की बुक वैल्यू देखोगे तो आपकी 56.61 की बुक वैल्यू है। मतलब आप 14 गुना इसका ज़्यादा पैसा दे रहे हो, वो बिल्कुल वर्थ नहीं है। तो क्योंकि इतना एसबीआई कार्ड इतना प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक भी नहीं है जिसके लिए आप 14 गुना पैसा दोगे। सीधी सी बात है, अगर इसके लिए आप इतना महंगे स्टॉक के लिए अगर आप 14 गुना पैसा दोगे, ये सही बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि भाई साहब अभी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सही प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पी रेशियो भी खासा ज़्यादा है, पीबी रेशियो भी खासा ज़्यादा है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड तो नी के बराबर है 0.13। भाई साहब इसका इश्यू प्राइस कितना ना 755 रुपीज़ का था और उन लोगों को सिर्फ 1-1 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है। तो क्या डिविडेंड यील्ड है? कुछ भी नहीं है। और लोगों को लग रहा था कि 755 का इश्यू प्राइस है, 1500 पे लिस्ट होगा, 1500 पे लिस्ट होगा। भाई साहब वैल्यू नहीं है स्टॉक में, इसमें इतना इसमें वैल्यू ही नहीं है कि ये सीधा 1500 पे पहुंच जाए। अभी भाई साहब 820 पे ये स्टॉक चल रहा है, तब भी 67 के पी पे ट्रेड हो रहा है। मतलब लगभग अगर 50 के पी से ज़्यादा पी होता है तो भाई थोड़ी सोचने वाली बात है। मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूएशन स्टॉक हो चुका है ये। तो इसमें खासी गिरावट होनी चाहिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है आपको इस कंपनी में। तो और अगर डिलीवरी की बात करें तो 37% की डिलीवरी आज इस स्टॉक में हुई है। और इतनी ज़्यादा डिलीवरी भी नहीं हुई है, मतलब लगभग 50% से ज़्यादा डिलीवरी होनी चाहिए, तभी एकदम खासा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक माना जाता है। अब अर्निंग पर शेयर देखिए, इसकी 11.88 की अर्निंग पर शेयर है बस। इसमें ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है कंपनी की, लेकिन जितनी अर्निंग है ही नहीं इतनी। मतलब जी अगर 750 ये जिस क्वालिटी का जिस प्राइस पे भी शेयर मिल रहा है ना, उसके हिसाब से इसकी अर्निंग उतनी नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इसकी आप टॉप लाइन बॉटम लाइन देखोगे तो वो हर साल बढ़ रही है। हर साल टॉप लाइन एक अच्छे खासे ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ये कांस्टेंट हो जाएगी या तो एकदम गिर जाएगी। मतलब ज़्यादा बढ़ने के चांस मेरे को नहीं लग रहे हैं यहाँ से। अब वो क्यों नहीं लग रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। आपने एक नोटिस किया होगा कि अभी पिछले 6 महीने में यूपीआई के ट्रांजेक्शन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो क्लियर कट इंडिकेट ये दे रहा है कि क्रेडिट कार्ड का यूज अब कम हो गया है। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही यूपीआई होता है,
लेकिन आगे जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि आप विदाउट क्रेडिट कार्ड यानी कि सिर्फ अकाउंट नंबर के थ्रू आप यूपीआई चालू कर सकते हो। एक ऐसी सर्विस भी मेरे ख्याल से एक फ्यूचर में चालू हो जाएगी, और जिसके चलते तो क्रेडिट कार्ड का धंधा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत नी के बराबर कम हो ही जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अधिकतर लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो तब वहाँ पे स्वाइप करके कुछ ऑफर होता है तब यूज करते हैं, और लेकिन एसबीआई कार्ड को क्यों यूज करेंगे वो लोग। एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर है, हम आगे पूरा मैं बताता हूँ आपको। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक आश्चर्यजनक वाली बात है। इसकी 69% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही है, तो मतलब मेन प्रमोटर जो ओनर है उनके पास तो ठीक है इतनी होल्डिंग्स है, लेकिन उसके बाद म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई तीनों के पास 10% की होल्डिंग्स ही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब ये कंपनी उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं लग रही है, सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है। और जिसका आईपीओ प्राइस 755 रुपीज पे था और अभी वो शेयर सिर्फ 815 रुपये पे चल रहा है, तो सीधी बात है कि और उस वक्त भी इनकी होल्डिंग जितनी कम पड़ी है, तो सीधी सी बात है भाई साहब ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जबकि अदर पार्टी जो कि हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 35% कोटा मिला था। कितना? 35% मिला था मार्च में, अभी 21% हो गया है, तो एक टेंशन वाली बात है ये तो। और रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा इतना ज़्यादा एक कंपनी के अंदर होता है और लगभग 15% होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होता है तो एक टेंशन वाली बात है वो भी। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआईआई की मेन होल्डिंग्स नहीं है, तो ये भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सही नहीं है। अब कंपनी की टॉप लाइन में नजर डालेंगे तो कंपनी की टॉप लाइन तो खासी बड़ी है। अब लेकिन टॉप लाइन बड़ी है उसके चलते इनकम भी अच्छी खासी बड़ी है कंपनी की, लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट आप देखोगे तो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट भी हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी एक टेंशन वाली बात है। एक्सपेंसेस तो और वो बढ़ेंगे ही अगर इनकम बढ़ रही है कंपनी की। वैसे बिजनेस तो कंपनी का खासा बढ़ रहा है हर साल, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है कंपनी का हर साल। लेकिन अभी जितना कंपनी कमा रही है ना उसके हिसाब से शेयर प्राइस उतना सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, कंपनी कमा रही है, कंपनी अर्न कर रही है, लेकिन एक जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है वो एक ओवर वैल्यूड प्राइस है। कहने का मतलब ये मेरा, ध्यान से समझिए, इसकी जो जितनी अर्निंग्स हो रही है ना उसके हिसाब से स्टॉक की प्राइस 700 750 के बीच में होनी चाहिए। और ये 755 पे इसका आईपीओ आया था, वो भी एक ओवर वैल्यूड प्राइस था। तब बहुत लोग बोल रहे थे कि ये प्रीमियम पे, क्या कहते हैं कि प्रीमियम पे ये लिस्ट होगा, फिर ये सीधा 10% डिस्काउंट पे स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो ये शुरुआत से स्टॉक ने टेंशन ही दिया है, मतलब एक भरोसेमंद स्टॉक भी ये नहीं रहा है। अब इसके अर्निंग पर शेयर देखोगे आप, अर्निंग पर शेयर ठीक है हर साल बढ़ रहा है, लेकिन शेयर के प्राइस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर नहीं के बराबर है। मतलब इतना सा, मतलब 10-15 रुपये का अर्निंग पर शेयर है और उसके बाद इसकी स्टॉक की रेट चल रही है 755 रुपीज़, सीधा प्रीमियम वैल्यूएशन पे। बुक वैल्यू देखिए 56.88 है, मतलब बुकों में भी ये नी के बराबर ही आदमी। भाई साहब 800 रुपये में इतना बढ़िया स्टॉक अगर आप इतना मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन का स्टॉक खरीदोगे, इससे अच्छा महानगर गैस हो गया, आईजीएल हो गया, वो ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा। तो ये स्टॉक में ये तीनों चीजें नेगेटिव है एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अभी 820 रुपये चल रहा है और उसके हिसाब से ये तीनों मेरे को बहुत नी के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब ओवर वैल्यूड है स्टॉक। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे आप तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कांस्टेंट रहा है हर साल। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी खासा ठीक, इतना कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है कांस्टेंट ही रहा है वो भी। क्योंकि अगर आप 1-2 परसेंटेज को आप चेंज नहीं बोल सकते, वो एक कांस्टेंट ही बोलोगे आप उसको। अब इसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी थोड़ा खासा बड़ा है, मतलब नी के बराबर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये तीनों चीज़ें तो ठीक है, इंडिकेट अच्छी कर रही है, ये पॉजिटिव है। बस इस कंपनी के अंदर जो मेन दिक्कत है वो ये है कि प्राइस महंगे प्राइस पे अवेलेबल है, बस ये एक प्रॉब्लम है। बाकी बिजनेस अच्छा है, लेकिन बिजनेस अच्छा होने के साथ साथ एक अच्छे प्राइस पे शेयर मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर शेयर ओवर वैल्यूड है तो वो शेयर अच्छा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये, आप ये समझिए। अब इसके आप रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज को देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी लगभग कांस्टेंट ही रहा है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी लगभग कांस्टेंट ही रहा है हर साल। बस मार्च 2018 में 2019 में लगातार खासा अच्छा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद लगभग कांस्टेंट ही रहा है।
अब रिटर्न ऑन एसेट परसेंट तो आप मानोगे कि लगभग मिनिमम थोड़ी सी चेंज आई थी 18 से 19 में, फिर उसके बाद एक तरीके से देखा जाए कांस्टेंट ही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज ये सब भी बढ़िया है। बस एक दिक्कत है जो है प्राइस, जिस प्राइस पे शेयर मिल रहा है वो सही नहीं है। अब इसका करंट रेशियो अगर आप देखोगे तो भाई साहब करंट रेशियो तो कंपनी का टॉप क्लास है यार, लेकिन 2018 में भाई साहब 12 के करंट रेशियो पे कंपनी का 12 का करंट रेशियो था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था, और इस बार थोड़ा एक अच्छा खासा आ गया है। तो भाई साहब करंट रेशियो के मामले में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी एक अच्छे प्राइस पे या अच्छे रेशियो पे है, और मतलब अपने करंट लाइबिलिटीज़ अच्छे से पे कर सकती है। और क्विक रेशियो में भी कंपनी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कंपनी एक अच्छा खासा मतलब अच्छे सिचुएशन पे दिख रही है। और दोनों अगर करंट रेशियो और क्विक रेशियो सेम है तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई साहब कंपनी की बैंक ओवरड्राफ्ट तो कंपनी के पास है नहीं, कंपनी के पास कोई स्टॉक होता नहीं है इनके पास, तो इनका करंट रेशियो और क्विक रेशियो सेम ही होगा। एसबीआई कार्ड है ना, तो सेम ही होगा। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, भाई साहब ये यहाँ पे टेंशन है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2:1 के लगभग होना चाहिए, और यहाँ पे 3.25 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। ये थोड़ी टेंशन वाली बात है, मतलब कंपनी की उधारी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर फंड्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो पॉजिटिव दिख रही है, पिछले 2 साल में डेट टू इक्विटी रेशियो हर साल डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है धीरे धीरे कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम इसकी बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हर साल बढ़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी धीरे धीरे कम इंटरेस्ट पे कर रही है, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसके सेल्स परसेंटेज को देखोगे तो सेल्स परसेंटेज भी कंपनी का कांस्टेंट रहा है, और जबकि नेट प्रॉफिट परसेंटेज में इस बार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है अभी मतलब कंपनी एकदम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये एक मेन चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि है मार्केट शेयर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई कार्ड मार्केट में मतलब शेयर मार्केट के अंदर वो अकेला लिस्टेड है, तो उसकी मोनोपोली मार्केट में ज़रूर है। लेकिन भाई साहब एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है क्या? एचडीएफसी बैंक अकेला 29% का शेयर मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि भाई साहब एचडीएफसी बैंक तो मतलब लगभग 3 या 4 जनों में से एक जना एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता है। अब वो क्यों नहीं करेगा, मेरी एक बात बताओ। क्योंकि एचडीएफसी बैंक 90% आइटम इंडिया के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम सोल्ड होती है वो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सोल्ड होती है। ये बताओ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक वालों ने इतने अट्रैक्टिव ऑफर निकाल दिए हैं कि लोग जाते हैं कि स्पेशली एक एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए उसके अंदर सेविंग अकाउंट तक खुलवाते हैं लोग। ये एक एचडीएफसी बैंक की एक वो क्या कहते हैं कि एक अच्छी बात है। और अगर आप एसबीआई कार्ड को देखोगे तो एसबीआई कार्ड में क्या ऑफर्स हैं, सिर्फ एक वो रेलवे के ऊपर 5% ऑफ दे देते हैं कुछ टिकट का, बस वो एक ऑफर है। और आपको कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ 10 या 20% कुछ ऑफ है, बस वो ऑफर है। बाकी एप्पल के प्रोडक्ट पे अगर आप देखोगे ना, एप्पल के प्रोडक्ट मेन बिकते ही हैं, उसके ऊपर भाई एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो लगभग भाई साहब 10-20% ऑफ देता है 70 हज़ार के प्रोडक्ट के ऊपर। अब उनका वो एक मर्ज होता है अलग से, अब वो कैसे एचडीएफसी बैंक करता है, लेकिन उसको उसके अंदर प्रॉफिट होता है, ये पता है मेरे को बस। तो आपको अगर आप में जो कोई एचडीएफसी बैंक का कोई हो जिसको पता हो कि क्रेडिट कार्ड के अंदर से प्रॉफिट कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी बैंकों का आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने 11% लिया हुआ है, और सिटी बैंक 8%, और अदर्स जो कि छोटे मोटे हैं जो बाकी इनका 23% है। तो भाई साहब ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि भाई एचडीएफसी बैंक को है ना मार्केट से हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और वो हटेगा भी नहीं। भाई यूपीआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एचडीएफसी बैंक मार्केट से नहीं हटेगा, क्योंकि उनके ऑफर ही ऐसे लोग यूज करना बंद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अब ये एसबीआई कार्ड 18% है ना, ये 18% क्यों है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एसबीआई मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स एज ऑन डेट उस बैंक के ही है। तो 18%
एज ऑन डेट अगर कस्टमर्स उसके ज़्यादा हैं तो भी मार्केट शेयर उसका कम है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स, जिसका कि कस्टमर बेस जो है सेविंग अकाउंट का वो SBI से भी कम है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है और ये इतना फ्यूचर में भी इतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा SBI कार्ड। और ये मेन क्या कहते हैं कि मेन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये लीड करता है। आप देखिए ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक कोई है पब्लिक सेक्टर का, सिवाय के SBI कार्ड है, और जिसमें भी कोई ऑफर नहीं है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ये भी रूल ओवर कर देंगे थोड़े टाइम में तो अपने SBI कार्ड को, क्योंकि इन लोगों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलना आता है। पब्लिक सेक्टर स्टॉक क्यों नहीं चलता है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। HDFC बैंक को देखोगे कि वो टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करता है। कोटक महिंद्रा टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करता है। इंडसइंड बैंक टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करता है। तो इसीलिए तो वो मार्केट में बने हुए हैं आज, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि आज लोग प्राइवेट सेक्टर को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये एक मेन बात है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब SBI कार्ड में छूटना बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है स्टॉक। अब आपकी क्या राय है इसमें, आप बता दीजिए मेरे को। अब आप बोलोगे कि ये 10% यहाँ से ऊपर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कम से कम 50 से 60% स्टॉक पे आप रिटर्न चाह रहे हो, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे 10% आप कह के आप छोटी बात मत कीजिए। अब ये शेयर को देखिए 805 पे ये शेयर चल रहा है और उसने हाई बनाया हुआ है 918 रुपये का, जबकि इसका IPO आया था 755 रुपये पे, और जबकि इसकी इतनी बड़ी हो रही थी कि भाई साहब ये स्टॉक 1200 पे लिस्ट हो जाएगा, 1300 पे लिस्ट हो जाएगा, 1500 पे लिस्ट हो जाएगा। फिर ले देके कितने पे लिस्ट हुआ स्टॉक? 760 रुपये पे, मिनिमम लगभग 15% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक लिस्ट हो गया था। सीधी बात है भाई साहब। और वो क्यों डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ? क्योंकि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड था। जब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो सीधी बात है सेलिंग प्रेशर आता है और उसके बाद उसमें कोई स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये स्टॉक लगभग 550 से 700 रुपये तक जाना चाहिए, तब बाय करना चाहिए आपको, बाकी उससे पहले बाय नहीं करना चाहिए स्टॉक को आपको। जिन भी लोगों ने IPO में इसका अलॉटमेंट ले रखा है, मैं आपको विनती करता हूँ कि स्टॉक से निकल जाइए आप। कोई लेवल का वेट मत कीजिए। इसके बाद अगर 10% बढ़ जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा है अभी, जो कि मेरे ख्याल से क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी गिरावट आ सकती है, और वो आएगी एक दिन जब ये ऑपरेटर इसके अंदर से माल काटेंगे पूरा अपना। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सीधा बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई ये स्टॉक तो 2000 का हो जाएगा, 2500 का हो जाएगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी, धीरे धीरे थोड़ी अर्निंग बढ़ेगी कंपनी की, हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि क्या आपके इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा ये? अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना है तो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए ना, तो ही आप इन्फ्लेशन से थोड़ा आगे चलोगे ना। तो मेरे को इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा इतना तो मेरे को नहीं लग रहा है। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, अगर आपको क्या करना चाहिए SBI कार्ड में। मेरे ख्याल से तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे ख्याल से तो शॉर्ट सेलिंग कर लो, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपको SBI कार्ड के एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा और पता पड़ा होगा कि SBI कार्ड क्यों एक फेल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो एक ओवर वैल्यूएशन है। एक इसका एक प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक ये है नहीं, तो भी एक प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है, इसलिए ये फेल हुआ है ये IPO इसलिए। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।